अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मगर लाइक्स को आप दबाते नहीं हैं। लेक्चर सुन लेते हैं और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि लेक्चर पूरा सुना गया है, मगर लाइक्स नहीं होती। जिनने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है, जो कि फुल ऑफ एजुकेशन एंड फुल ऑफ नॉलेज होती है, उसको आप वॉच कर सकें। और जो लोग मेरे करंट अफेयर्स के हवाले से या वैसे जनरल नॉलेज के लिए मेरी वीडियोस देखते हैं, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू देम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो टॉपिक है हमारा आज का, थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एक छोटी सी पॉइंट है, मगर ये छोटा सा पॉइंट नहीं है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो, ये तीनों थिंकर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। और अगर आप पास्ट पेपर्स ऑफ द सीएसएस एग्जाम देखें तो आपको इन तीनों के ऊपर 17 में भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, 18 में भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, 20 में भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो दैट मीन्स कि एवरी अदर ईयर 20 में आया था तो 21 में नहीं आया तो 22 में ये आएगा। हॉब्स, लॉक और रूसो का टॉपिक जो है वो इंतहा इम्पॉर्टेंट है। इसको इन डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ एंगल्स पे आपको क्वेश्चन आ जाता है। इसके क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें मैं आपको इसका क्वेश्चन जो है वो इसके मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। और साथ ही मैं दोबारा आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आप लोग लेक्चर पूरा सुना करें, ताकि आप बीच में अगर मैं कोई पॉइंट्स दे देती हूँ तो वो आपके मिस नहीं होने चाहिए। थॉमस हॉब्स का जो टाइम है वो है 1588 से 1679 तक उसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। Thomas Hobbes was born in 1588. He has two siblings. उसके दो बहन भाई थे, and his father was basically attached with a church, although he was an uneducated man. Later on, his family life disturbed because his father was sent to jail due to some fight or due to some conflict with local people. After that, his elder brother took the charge of his family, and he took care of Thomas Hobbes and his education. Thomas Hobbes' education started with the private school. उसने एक private school से अपनी तालीम का आगाज़ किया, but later on he joined Oxford for his graduation, and in 1610, 1608, Hobbes took his graduation degree, and after that he became a tutor to William Cavendish. He was the second Earl of Devonshire का जो second Earl था, नवाब था या लॉर्ड जिसे हम कहते हैं, उसने विलियम कैवेंडिश का ट्यूटर बना आफ्टर ग्रेजुएशन। और इसी विलियम कैवेंडिश के साथ वो यूरोप में 1610 में उसने ट्रेवल किया, और यूरोप में जब वो घूमा तो उसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ का जो है वो अंदाज़ा हुआ यूरोप के अंदर, और जो कंट्रीज़ में एजुकेशन के जो सिलसिला चल रहा था या जो सोसाइटी के मैटर्स चल रहे थे उसके बारे में उसको आगाही मिली। When he returned back to England, he began a study of the classics. उसने classics को study करना शुरू किया, and that's result of that studying classics at that time when he came back to England. उसका result ये था कि he translated Thucydides' work. और Thucydides was the Greek philosopher था, जो कि ग्रीक टाइम में था, प्लेटो और अरिस्टोटल से भी पहले के टाइम का था। उसके क्लासिक्स जो मटेरियल था उसको स्टडी किया उसने, और उसने ट्रांसलेशन थूसिडिड्स की जो है वो ट्रांसलेट किया उसने 1629 में। उसकी ये पहली ट्रांसलेशन जो है वो थॉमस हॉब्स की लिखी गई। फिर हॉब्स वाज कन्विंस्ड दैट ट्रबल ऑफ हिज टाइम हैड पैरेलल इन एंशिएंट हिस्ट्री and that valuable lessons might be learned from a consideration of the past. और थॉमस हॉब्स ये कहता था कि मेरे इस वक्त जो लंदन के या इंग्लैंड के जो हालात हैं, हमारे इंग्लैंड के जो हालात हैं इस वक्त, वो हालात एंशिएंट टाइम में भी हिस्ट्री में मौजूद हैं ममालिक के। तो अगर उनको पढ़ लिया जाए और उनको स्टडी कर लिया जाए तो उस एक्सपीरियंस को, पास्ट एक्सपीरियंस को जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर बेटरमेंट ऑफ द सिचुएशन इन इंग्लैंड। विलियम कैवेंडिश जो कि प्यूपल था थॉमस हॉब्स का, उसकी डेथ हो जाती है 1628 में, एंड हॉब्स टू का पोजीशन एज अ ट्यूटर ऑफ सर गेरवास क्लिंटन को उसने ट्यूटरशिप शुरू कर दी। हिज टीचिंग ऑक्यूपाइड हिम ऑलमोस्ट फॉर 18 मंथ्स। कमिंग 18 मंथ्स में वो उसके साथ, क्लिंटन के साथ जो है वो टीचिंग उसकी करता रहा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट डिड ही फाउंड
he found the subject of geometry very much interesting, and he was very much impressed with the method of geometry. And now his brain or his talent turned towards the scientific interventions or scientific making of scientific theory. And this is the time that it is said that that Thomas Hobbes thought that a scientific political theory should be formed, or scientific political theory should be created. So during his tutorship time, he tutored यंग प्रिंस ऑफ वेल्स को भी उसने स्टडी करवाया, उसने ट्यूटर बना उसका. हॉब्स हैज़ बिकम फेमस. इन दिनों हॉब्स जो था वो बहुत ही मशहूर हो चुका था इंग्लैंड के इंटेलेक्चुअल सर्कल में, और उसने अपने जो टाइम था ज़्यादा उसका स्पेंड हो रहा था वो द सिविक एंड द लेवियादान. ये इसकी द लेवियादान इसकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो फुल ऑफ ट्रीटीज़ है, जिसमें एग्रीमेंट्स के ऊपर इस तरह से जो डिस्कशंस हैं ट्रीटीज़ के फॉर्म में जो है, एग्रीमेंट्स के फॉर्म में जो है उसने लेवियादान जो है वो लिखी है. ही प्रेजेंटेड हिज लेवियादान, जो उसकी बुक थी उसने उसको पेश किया टू द यंग चार्ल्स, जिसका मकसद ये था, इस बुक को रिटन क्यों गया था. इस बुक में थॉमस हॉब्स प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट which he considered, or which he, according to Hobbes, is the only effective and acceptable kind of government. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को उसने इस दी लेवियादान में पेश किया, और उसने उसको यंग चार्ल्स को पेश किया, शायद उसको हैप्पी करने के लिए, क्योंकि उसमें वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को जो है वो पेश कर रहा है. फिर हॉब्स के मेथड क्या है. हॉब्स के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हॉब्स के मेथड पे आ जाते हैं. हॉब्स के मेथड में हॉब्स जो है वो, हॉब्स के टाइम में उस वक्त एक क्वेश्चन होता था जो कि बहुत प्रिवेल कर रहा था लिटरेरी सर्कल के अंदर, इंटेलेक्चुअल सर्कल के अंदर एक पॉइंट चल रहा था कि द क्वेश्चन इन हॉब्स टाइम वाज वेदर और नॉट अ कोहेरेंट कम्युनिटी कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके क्या एक मुत्तहिदा कम्युनिटी तैयार की जा सकती है, क्या एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन सकती है बाय यूजिंग इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके. And Hobbes agreed with this point, and he said, yes, it can be done. And he did it by using his art in the Leviathan. उसने जब लेवियादान लिखी तो उसने ये साबित किया कि by human intellectual, you can create a society like you can say a united society, or harmonious society create हो सकती है. Hobbes had been influenced by the scientific revolution. जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा था, और उसके मुताबिक दैट साइंटिफिक रेवोल्यूशन हैड स्टिमुलेटेड अ रे ऑफ होप. उसको एक उम्मीद मिली दैट ह्यूमन सोसाइटी को जो है वो हम रीऑर्डर कर सकते हैं इस तरह से कि इंसानों की ज़िंदगी जो पास्ट में थी उससे बेहतर हो जाए आज की ज़िंदगी. तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बट वो क्या कहता है कि ये साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये बेस करेगी प्रिंसिपल्स साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस के ऊपर होगा. साइंटिफिक नॉलेज होगा, उसकी बेस के ऊपर सोसाइटी क्रिएट होगी. एक ऐसी सोसाइटी को हम रीऑर्डर करेंगे, मैनेज करेंगे, और उसके वो चीज़ें जो पास्ट में थी वो उससे ख़त्म करेंगे ताकि वो बेहतर ज़िंदगी इंसान गुजार सके. अच्छा, हॉब्स वाज कन्विंस्ड, हॉब्स को ये पूरा यकीन था कि ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन वोज, जितनी भी इंसान की तकालीफ हैं, कॉज इन लार्ज पार्ट, ज़्यादा हिस्सा किसका है इस परेशानियों में, इस तकलीफ़ों में इंसान की, दैट इज़ द inept and unscientific manner in which political communication had been fashioned in the past. कि पास्ट में जिस तरह से इस कम्युनिटी को तैयार किया गया, इस कम्युनिटी को बनाया गया है, किस तरह से inept and unscientific manners यूज़ किए गए हैं, जिसकी बिना पर इंसान ज़्यादा तकालीफ में है. He knew and accepted the view of Descartes. Descartes कौन था? Descartes was a famous mathematician, जिसके व्यूज़ के साथ हॉब्स जो है वो एग्री करता है. डेस्कार्ट क्या कहता है? डेस्कार्ट कहता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ the mathematical method can be applied to a solution of problems of other sciences. कि other sciences के जो problems हैं mathematical use से, mathematical method से उनको भी हल किया जा सकता है. At any rate, Hobbes also believed that a science of society could be developed if, as in mathematics, with small propositions, could be need
could be used as a basis upon which a more complex structure could be built step by step procedures. Hobbes repudiated the inductive and the empirical empiricism, inductive method and empiricism. Empiricism क्या होता है? Empiricism होता है past experiences. यानी स्टार्ट में तो आपने देखा कि थॉमस हॉब्स ने क्लासिक्स को स्टडी किया और उसने थुसिडिड्स की ट्रांसलेशन भी किया, उसके काम की वर्क की, और उसने कहा कि जी पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर जो है मैं अपने कंट्री के एक्सपीरियंसेस को ठीक कर सकता हूँ, अपने कंट्री के हालात को ठीक कर सकता हूँ. मगर आगे चलकर थॉमस हॉब्स ने व्हेन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो उसने ये कहा कि हिस्ट्री जो है इट्स वर्थलेस, इसका कोई काम नहीं है. वो कहता है कि टू कंस्ट्रक्ट अ कॉमनवेल्थ, अब जो अपनी थ्योरी में वो कॉमनवेल्थ देगा जो आगे हम चल के पढ़ेंगे, कि टू कंस्ट्रक्ट अ कॉमनवेल्थ देयर सर्टेनली नीड द प्रिंसिपल्स एंड द लॉजिक्स दैट आर साइंटिफिक एंड इटर्नल एट देयर बेसिस. जिनकी बेसिस जो है वो इटर्नल होंगी, साइंटिफिक होंगी, वही जो है प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ. He says that it is not a tennis play just to make practice, कि जिसे आप प्रैक्टिस से यूज़ करके चीज़ें बना लेते हैं, ऐसा नहीं है. या टेनिस प्ले या कोई भी गेम जो है बाय प्रैक्टिस जो है वो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं. नो, क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ रिक्वायर्स दोज प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक दैट आर बेस्ड ऑन साइंस एंड इटर्नल वैल्यूज़. इटर्नलिटी जिसके अंदर होती है, जो साइंटिफिक वैल्यूज़ होते हैं, वो वैल्यूज़ जो होते हैं वो इटर्नल होते हैं, उनमें चेंज नहीं आता. लिहाजा दैट सोसाइटी कैन बी अरेंज्ड इन सच वे. और फिर कहता है कि रीज़न, अक्ल, दानाई, नॉलेज, इल्म वाज अ मोर डिपेंडेबल गाइड देन हिस्ट्री. रीज़न वाज अ मोर डिपेंडेबल गाइड देन हिस्ट्री. इसके साथ ही हॉब्स एक और एंगल पे आ जाता है, बट इट आल्सो रिलेटेड विद द साइंटिफिक रेवोल्यूशन. उसने देखा कि साइंस ऑफ मोशन है एक हर चीज़ के पीछे. इट अकर्स टू हिम दैट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विशेबल ओनली बाय डिफरेंस ऑफ मोशन इनहेरेंट इन दैम. कि मुख्तलिफ काइंड्स, मैटर्स की मुख्तलिफ काइंड्स हैं जो डिस्टिंक्शन रखती हैं. तो उसकी डिस्टिंक्शन की वजह क्या होती है? मोशन. उनके अंदर जो मोशन का एलिमेंट होता है वही उनको डिफ्रेंशिएट करता है. साथ ही वो ये कहता है कि इन अदर वर्ड्स इफ ऑल मैटर्स आर स्टिल आर एट रेस्ट, अगर तमाम मैटर्स एक रेस्ट पे हैं, एक ही जगह पे हैं, और इफ ऑल हैड द सेम रेट एंड डायरेक्शन, और मोशन का एक ही रेट है, डायरेक्शन भी सबकी एक है, देन नथिंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अमंग देमसेल्व्स. कुछ भी उनमें से उनमें फ़र्क नहीं होगा, एक जैसे होंगे. और इस फ़र्क को कैसे है करना है? That is the science of motion. Science of motion is behind every matter in this universe. ये बेसिकली बेसिस बन रही हैं थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिसमें वो कॉमनवेल्थ की क्रिएशन की बात करता है, उसके ऊपर ये बेसिस बना. अभी आपको जो CSS का क्वेश्चन आता है उसमें ये भी कहा जाता है, बल्कि CSS के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये भी कहा जाता है कि जी आप किसी भी मैटर के ऊपर जब आप आपसे बात पूछते हैं तो साथ ही वो ये कहते हैं कि करंट सिनेरियो में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ CSS एग्जाम, कि आपको अपनी इस थ्योरी को आप अप्लाई करें करंट जो पाकिस्तान के हालात हैं या वर्ल्ड की सिचुएशन है, जो भी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होता है, उससे वो आपको पूछते हैं कि आपने कैसे इसको जो है वो अप्लाई करना है. तो मैं अब आपको ये बताती चलूँ कि वो लोग जो सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो उठा के बस फटाफट वो पढ़ ले कि जी नेचर ऑफ जो है मैन जो है वो ख़राब था, फिर सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एग्रीमेंट किया, ये सारा कुछ ऐसे. नो, बाय दैट वे यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, दीज आर द पॉइंट्स जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं फॉर आंसरिंग दोज एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपको एप्लीकेबिलिटी दिखाएगा. अप्लाइड जब आप करेंगे इसकी थ्योरी को करंट सिचुएशन के ऊपर, तो आप ये पॉइंट्स आपके जहनों में होंगे, आपने पढ़े होंगे, आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, लेक्चर सुना होगा किसी प्रोफेसर से, तो किसी एक्सपर्ट से, तभी आप जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थ्योरीज है करंट सिनेरियो के ऊपर तभी वो आप कर सकेंगे. आई होप मैं इस हॉब्स के टॉपिक को फर्दर
جو لیکچر ہوگا کوشش کروں گی ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ کر لوں، لیکن ممکن نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جو ویری سون جو ہے وہ اس کو جو 2 ٹاپکس ہوں گے یا ایک لیکچر ہوگا اس کا تھامس ہابس کا، وہ آپ کو آ جائے گا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے. اگر اس میں سے کچھ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے کمنٹس کی جو سیکشن ہوتا ہے اس میں مجھے آگاہ کیجیے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ویڈیو اچھی لگے اس کو فارورڈ بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اکیڈمیز میں جا کے بہت سارے پیمنٹس کرنی پڑ جاتی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ، میں چاہتی ہوں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے دے شوڈ بینیفٹ فرام مائی لیکچرس. میری ایفرٹس کو آپ پروموٹ کریں آگے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. پاکستان زندہ باد.